Assalamu alaikum, training zone के नाज़रीन, warmly welcome to all of you with another important video number 7 related to निबोश IGC। और वी ऑल नो कि ये जो निबोश IGC सर्टिफिकेशन है, ये हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहा है या सेफ्टी के किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनली काम करना चाह रहा है। उसके लिए ये प्री रेक्विजिट या काइंड ऑफ फाउंडेशन रिक्वायरमेंट। अगर आप कंप्लायंस ट्रेनिंग ओशा 30 आवर्स कर लेते हैं या आईओश मैनेजिंग सेफली या वर्किंग सेफली या इस तरह की ट्रेनिंग्स कर भी लेते हैं और सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें बड़े चांसेस हैं कि बहुत कम आपको जॉब ऑफर्स होंगे। लेकिन अगर आप निबोश आईजीसी आपके पास या निबोश पीएसएम है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है, तो ये लेवल 3 जो क्वालिफिकेशन है, स्पेशली निबोश आईजीसी, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर कहीं पे भी अप्लाई करके, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, तो इजीली आपके लिए जॉब हो सकती है। तो इस पर्सपेक्टिव में ट्रेनिंग जोन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, ताकि हम कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को इस लेवल पे इंकरेज करें। इवन दो कि इंग्लिश में तमाम निबोश आईजीसी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इंग्लिश की ही समझ आती हो। तो इस वजह से because of some request even from the market के जी इसको उर्दू में भी रिकॉर्ड करके अपलोड करें। तो उसी आप लोगों की इनकरेजमेंट की वजह से आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जिस तरह भी ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, जितने भी लेक्चर्स इसके बनते हैं, वो सारे अब उर्दू में भी अपलोड हो रहे हैं। और आज हम वीडियो नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप थोड़ा सा रिमाइंडर लें तो हमने पहले 2 एलिमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। और अब जो एलिमेंट 3 है कि हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, और इसमें जो 3.1 है लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, तो कल्चर पे आज हम बात करेंगे। और अगर आप इस स्क्रीन पे अगर आप नोट करें, तो ग्रीन कलर शोज के ये 2 एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एलिमेंट 3 मींस इन प्रोसेस है, जैसे अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेसेस, और उसमें 3.1 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे अगर जाएं, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में हमें ये सीखना पड़ेगा, और इस लेवल तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता क्या है, और ये हमारी परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस पे या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे किस तरह गुड और बैड इफेक्ट्स लेके आता है। अगर अच्छा सेफ्टी कल्चर है तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, ब्रांडिंग, उस कंपनी की, इवन जो बिजनेस की सक्सेस है, वो रेशियो बड़ी जबरदस्त होगी अगर प्रॉपर सेफ्टी कल्चर है। और ऑन दी अदर साइड लेस इंजरीज होंगी, लेस एक्सीडेंट होंगे, यू नो, नियर मिसेस बहुत कम रिपोर्ट होंगे। इसी तरह फर्स्ट एड केसेस ना होने के बराबर होंगे, बिकॉज सेफ्टी कल्चर है, एवरीबडी ऑलरेडी रियलाइजिंग कि माय सेफ्टी, माय लाइफ, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरे एरिया, मेरी जिंदगी, पहले नंबर पे मेरी जिम्मेदारी है टू कीप इट सेफ। उसके बाद इसी का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस एलिमेंट का, कि समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव, कि हमें ये समराइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस एलिमेंट में कि सेफ्टी कल्चर को किस तरह काम की जगह पे या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस है, माइनिंग इंडस्ट्री है, किसी भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की नीड ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑयल एंड गैस में या कंस्ट्रक्शन में, इवन दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम चाहिए। और वो हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम तभी मेंटेन और सस्टेन रहेगा जब प्रॉपर कल्चर हम एस्टेब्लिश कर चुके होंगे। इसी एलिमेंट में हम ह्यूमन फैक्टर्स पे भी बात कर रहे होंगे कि किस तरह एक माइंडसेट, एक जो पॉजिटिव माइंडसेट है और जो नेगेटिव माइंडसेट है, वो जो बिहेवियर है, नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर किसी भी इम्प्लॉय का, वो किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्ट कर सकता है। और अगर, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, हर जगह पे आपको 100% पॉजिटिव लोग नहीं मिलेंगे और हर जगह पे 100% आपको नेगेटिव भी नहीं मिलेंगे। तो इट्स अ मिक्सचर, लेकिन रेशियो आपके सामने होनी चाहिए कि अगर आपके 500 एम्प्लॉइज हैं, तो उनमें कितने हैं जो कि आप समझते हैं कि
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, उसके कई आपके पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं। किस सेंस में कि डेफिनेटली वो बंदा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा होगा, पंक्चुअल होगा, पीपीस प्रॉपर पहनेगा, अपने एरिया की हाउस कीपिंग को इंश्योर कर रहा होगा, अपने एरिया में कोई ऐसा अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन या ऐसी कोई टॉक्सिक काइंड ऑफ मटेरियल्स की स्टोरेज नहीं होने दे रहा होगा, तो वो बेसिकली ओनरशिप एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ये मेरा एरिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी पर्सपेक्टिव में भी। तो ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के, जो सेफ्टी रेगुलेशंस पे अमल कर रहे हैं और आपको भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो भी आप सेफ्टी ऑफिसर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, या आप सेफ्टी इंस्पेक्टर हो या सेफ्टी ऑडिटर हो, दे डू रिस्पेक्ट। वो समझते हैं कि आप उनको हेल्प कर रहे हो सेफ रहने में। इसी तरह इस एलिमेंट में हम ये भी सीख रहे होंगे कि जो की प्रिंसिपल्स हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के, क्योंकि अक्सर हमारा जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है वो रिस्क असेसमेंट है, कि चाहे वो एक्टिविटी है, प्रोसेस है, उस कंपनी के 1000 प्रोसेसेस हैं या 10,000 एक्टिविटीज है, हर एक्टिविटी को, हर मटेरियल को, हर एरिया को हम हर प्रोसेस को रिस्क असेसमेंट के जरिए असेस करते हैं कि तमाम हैजर्ड्स को हम एक साइड पे लाके मुकम्मल रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो इसको यहाँ इस रिस्क असेसमेंट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इवन कंट्रोल्स तक हम बता रहे होते हैं कि ये जो रिस्क है, ये जो हैजर्ड है, इसको किस तरह कंट्रोल किया गया और कैसे इसको रेड जोन से ग्रीन जोन में नेग्लिजिबल लेवल पे लेके आए हैं, या कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो ग्रीन लेवल एरियाज हैं वो येलो में या रेड में ना जाए। तो ये जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एलिमेंट 3 में। जो और आपका जो IG2 का जो एग्जाम पेपर है, वो भी बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट ही है। तो इस पर्सपेक्टिव में भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम रिस्क असेसमेंट के कंप्लीट प्रोसेस को जरूर सीखें इंशाल्लाह। उसके बाद एलिमेंट 3 में हम लोग ये भी सीख रहे होंगे कि जो टिपिकल वर्क प्लेस चेंजेस हैं, कोई भी ऐसा चेंज कंपनी में आता है कि जो कि सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट रख सकता है, उसके जो वेज है उनको कैसे मिनिमाइज किए जाए उन इम्पैक्ट को। देखिए हर दिन, जैसे मैं अगर छोटी सी सादा लफ्जों में एग्जांपल दूं कि आज अगर आपके पास 2 क्रेन्स काम कर रही हैं, तो कल अगर आपने 4 और क्रेन्स हायर करनी है, तो अब 6 क्रेन्स हैं। तो 6 क्रेन्स का मतलब है कि 6 हैवी इक्विपमेंट है। तो अब आप सेम रिस्क असेसमेंट को बार बार नहीं यूज कर सकते, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आज आपके पास कन्फाइंड स्पेसेस 5 है, लेकिन कल 25 और बिल्ड होगी, तो आपको अपनी रिस्क असेसमेंट के जो एक्सपोजर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। ये उन तमाम एरियाज को साथ साथ कवर करना पड़ेगा। आज मशीनें अगर कम है तो कल और आ गई है, आज बंदे अगर कम है तो कल और आ गए। तो इस जो भी चेंज ऐसा है जो कि डायरेक्टली हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, हमें साथ ही रिस्क असेसमेंट रजिस्टर को अपडेट कर लेना चाहिए। एक चीज हम और सीखेंगे इसी एलिमेंट में कि हम किस तरह जो भी हमने डेवलपमेंट सेफ सिस्टम की करनी है या उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है स्पेशली फॉर जनरल एक्टिविटी, वो हम किस तरह डेवलप करें और उसे इम्प्लीमेंट किस तरह करें। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जितनी मर्जी पॉलिसीज बना लें, प्रोसीजर्स बना लें, लेकिन अगर आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और अगर इम्प्लीमेंट कर लिया उसको सस्टेन नहीं कर रहे या मेंटेन नहीं कर रहे, तो वो आज नहीं कल आपके आपका जलाया हुआ दिया बुझ जाएगा, राइट। तो इस वजह से बड़ा जरूरी है कि अगर हम सिस्टम को, हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि उसमें जैनिटर टू जनरल मैनेजर, फिर हर बंदा अपना रोल डेली बेसिस पे सेफ्टी को अपनी आदत बनाते हुए, स्पेशली फॉर जनरल एक्टिविटीज, वो पूरा सेफ सिस्टम वर्क में इस सर्कल में काम कर रहा होता है कि किसी किस्म का भी जो एक्सीडेंट है, जो नियर मिस है, या जो भी इंजरीज है, उसके जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। इसी एलिमेंट में हम पीटीडब्ल्यू सिस्टम को, परमिट टू वर्क सिस्टम को डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन बंदा क्या रोल प्ले करेगा, उसका फंक्शन क्या है, और इसको पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्यों इतना अहम है। जैसे अगर हम सऊदी अरामको की एग्जांपल लें, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की, या जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन में, ऑयल एंड गैस में, इवन रॉयल कमीशन की बात करें, तो हर कंपनी के पास, हर ब्रांड के पास अपना पीटीडब्ल्यू सिस्टम होना लाजमी है। कि जी अगर हॉट वर्क है, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज है,
तो कौन सा वर्क परमिट यूज करना पड़ेगा। इसी तरह कोल्ड वर्क है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल का परमिट अलग है, इसी तरह लॉकआउट टैग और आइसोलेशन, मतलब आप प्रोसेस वाइज भी वर्क एट हाइट का आप सेपरेट, इट्स ऑल अप टू यू के वो जो ब्रांड है उसने अपना पीटीडब्ल्यू सिस्टम या जो एसओपी या प्रोसीजर जो उन्होंने बनाया वो क्या उन्हें और वो कितना वैलिडेटेड है, कितना फायदा दे रहा है। इसी एलिमेंट में हम जो लास्ट पॉइंट है जो हम ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहे होंगे और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग है या इन शेप ऑफ ड्रिल्स कि ताकि हम उस प्रोसीजर को टेस्ट भी कर सकें कि ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रोसीजर बनाते जाएं कि अब आपने लिख दिया हुआ है कि इन केस ऑफ फायर कौन क्या करेगा लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की, ड्रिल नहीं की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो इस प्रोस्पेक्टिव में इसी तरह फायर एवैक्यूएशन ड्रिल्स हैं, इसी तरह स्पिल कंटेनमेंट मतलब केमिकल्स को मैनेज करने के लिए, इसी तरह कंफाइंड स्पेस रेस्क्यू आप उसको भी इसमें ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव में बड़ा जरूरी है कि जो भी आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं उनकी ना सिर्फ के ट्रेनिंग दी जाए बल्कि उनको टेस्ट भी किया जाए कि जो ट्रेनिंग दी गई है तो उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी एवेल्यूट किया जाए, टाइम रिस्पांस टाइम तक को नोट किया जाए ताकि पता चले कि जो भी हमने इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स बनाए हैं वो वाकई में जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है या जो फायर फाइटर्स हैं या जो फर्स्ट एडर्स हैं, एवरीबॉडी नोज, या सिक्योरिटी वाले हैं या कि जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए उनके जो डिपार्टमेंट है चाहे सिविल डिफेंस है चाहे जो, तो एक कोऑर्डिनेटिंग काइंड ऑफ जो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम वाकई में मतलब मैनेज कर सकें चीजों को सेफली। तो बड़ा जरूरी है कि जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स आपने बनाए हैं उनकी वैलिडेशन जरूर करें, इम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई जरूर करें, टेस्ट जरूर करें उस प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आपने बस लिख दिए हुए हैं, ट्रेनिंग भी दे दिया है लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल ड्रिल आपने कभी नहीं की। इसलिए ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि जो फायर इवैक्यूएशन ड्रिल है या जो फायर ड्रिल है एटलीस्ट वो तो आप वंस इन ईयर या ट्वाइस या क्वार्टरली जो भी आपका मैकेनिज्म है जो भी आपने प्रोसीजर में लिखा हुआ है जरूर करें। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो नंबर 7 में जो हम डिस्कस कर रहे होंगे एलिमेंट 3 के बारे में। और ये ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे तरीके से आप अचीव कर लेते हो मीन्स के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव हो जाएगी एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल इंशाल्लाह। और IG1 का जो एग्जाम है उसमें अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से रेलेवेंट कोई चीज हाईलाइट की जाती है सिनेरियो में तो आप इसी मटेरियल को रेफर करके अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, किस तरह आपने या जो भी आपने फर्दर रिसर्च की। तो एग्जाम की टेंशन लिए बगैर जस्ट अपने जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट हैं सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव में उनको क्लियर करें कि मैक्सिमम जो चीजें सीखने के लिए जरूरी हैं। तो वैसे तो आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं कि डन बेस पे एक्स्ट्रा पे करके यू गाइस आर गेटिंग सर्टिफिकेट, लेकिन वो फायर बैक कर रहा है, वो आपके मुंह पे भी मारा जा रहा है क्योंकि जब आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर जॉब दे दी गई है और साइट पे आप चले गए हो, कई बार तो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो पता चल जाता है कि आपने जस्ट डन बेस पे लिए एंड यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअली। तो डेफिनेटली वो आपकी जो गुडविल है उसको तो श्रेड अप करते ही करता है, जो आपने पैसा लगाया होता है उस पर भी आप पछता रहे होते हो। तो मच बेटर इज कि डे एंड नाइट हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, उसके बाद आप एग्जाम में जाओ। और ये सबसे बड़ा फायदा है ट्रेनिंग जोन चैनल का कि आप चाहे आपने 6 माह बाद निगोश आईजी से करना है लेकिन तैयारी आप आज से ही शुरू कर लें, आज से सीखने का अमल शुरू कर दें और ये चीज आपको हमेशा फायदे देगी। तो एलिमेंट 3.1 में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में निगोश आईपीसी का जो मटेरियल है उसमें व्हाट डेफिनेशन दे हैव गिवन कि जो सेफ्टी कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बेसिकली एक शेयर्ड एटीट्यूड है, वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड बिहेवियर के रवैया लोगों का, उनके उनकी वैल्यूज हैं एथिकल अनएथिकल, दैट्स ऑल वी नीड टू वैल्यू। जैसे मैंने कहा है कि सेफ कल्चर में और अनसेफ कल्चर में और जिन कंपनियों का सेफ कल्चर है वो इस वजह से सेफ है कि वहां सेफ बिहेवियर, कि वहां पे जो माइंडसेट है अल्टीमेट इज द गेम ऑफ माइंडसेट ऑल्सो।
रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। और ये भी ज़हन में रखें कि अगर आपकी कंपनी में 500 एम्प्लॉइज हैं तो वो 500 डिफरेंट ब्रेन्स हैं, वो 500 डिफरेंट ब्रेन्स हैं, और हर ब्रेन जो है उसकी जो डेप्थ है अल्लाह के अलावा इट्स रियली हार्ड टू मेजर, कि कौन सा ब्रेन किस सेकंड में किस प्रोसेस पे किस एक्टिविटी पे क्या डिजास्टर कर सकता है। यू हैव नो आइडिया। जैसे मैं अगर एक ड्राइवर की बात करूं तो अगर एक सेकंड में अगर उसने डिसाइड किया है कि मैंने ड्राइविंग के साथ साथ अपना व्हाट्सएप भी चेक करना है या अपनी फैमिली से बात भी करनी है, तो उसका ये जो एक सेकंड का डिसीजन है वो अगले लम्हे में एक्सीडेंट की सूरत में, डिजास्टर की सूरत में सामने आ रहा होता है। अगर कोई ये डिसाइड कर लेता है कि जी मैंने ड्राइविंग करते करते चाय भी पीनी है, ड्राइविंग करते करते मैंने फैमिली से भी गपशप लगानी है, तो ये जो बिहेवियर्स हैं जिन्हें हम अनसेफ बिहेवियर्स भी, या जो अनसेफ और पोर एटीट्यूड्स हैं, या जो वैल्यूज हैं, अगर वो इतनी अनएथिकल हैं कि आपको परवाह ही नहीं है ना अपनी लाइफ की ना जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनकी लाइफ की, तो फिर डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो भी टेरिबल आएंगे, और ये चीजें कल्चर से बिलोंग करती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जब आप किसी बंदे को हायर करते हो यू ऑलवेज गो बैक एंड चेक कि किस कल्चर से वो बंदा आया है, मतलब क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या कल्चर बैकग्राउंड है। आप डिफरेंट क्वेश्चंस करके यू ऑलवेज क्रॉस चेक जस्ट टू मेक श्योर कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आप इंश्योर कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली हर कंपनी की कोशिश है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को हायर करें। स्किल सेट देखें, टीचेबल है। अगर आपके अंदर थोड़ी स्किल्स की कमी है तो वो बंदा टीच करवा सकता है, वो आपको बंदा सिखा सकता है। लेकिन अगर एटीट्यूड ही आपका नेगेटिव है तो फिर अपने लिए भी आप खतरनाक हैं और दूसरों के लिए भी, और जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं ऑफ कोर्स उसके लिए भी खतरनाक होंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है इस डेफिनेशन को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना कि हम किस तरह जो है वो सेफ्टी कल्चर। आप अगर एग्जांपल्स थोड़ी सी लें कि क्या रिलेशन है पॉजिटिव कल्चर का नेगेटिव कल्चर का, कि जैसे पीपल थिंक दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कंपनी में ज्यादातर एम्प्लॉइज सारे ये सोच रहे हैं कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, मींस के ये जेस्चर, ये इंडिकेटर है पॉजिटिव कल्चर का। इसी तरह अगर हम नेगेटिव कल्चर की बात करें कि लॉट्स ऑफ पीपल थिंक सेफ्टी इज ऑफ लो प्रायोरिटी। अगर आपकी कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉय ये समझते हैं कि सेफ्टी जो है ना आप लोगों की सबसे लास्ट वाली प्रायोरिटी है और एक फॉर्मेलिटी है, यू डोंट टेक इट सीरियस, तो ये एक नेगेटिव कल्चर के डायनामिक है जो कि खतरनाक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि एक टेरिबल एक्सीडेंट समटाइम पूरी कंपनी को भी ले दो, तो लेकिन वो कंपनी तो दोबारा खड़ी हो जाएगी, लेकिन जो जाने मतलब हो जाती हैं, वो एक एक जान भी वापस लेना, एक लाइफ भी वापस लेना इट्स इम्पॉसिबल, राइट? कि हर चीज आप रीगेन कर सकते हो, री अटेन कर सकते हो, लेकिन अगर एक जिंदगी खत्म हो गई है तो फिर वो नहीं आपको मिलेगी दोबारा। तो इस प्रोस्पेक्टिव में बड़ा जरूरी है कि हम सेफ्टी को अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर एक और पॉजिटिव कल्चर की एग्जांपल है कि जो सेफ्टी इज कंसिडर्ड इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, कि आप कंपनी की जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो इतनी कमिटेड है कि वो कोई भी डिसीजन लेती है तो सबसे पहले सेफ्टी, क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी को मतलब जेहन में लेके आ रही होती है, डिस्कशन पे लेके आ रही होती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सेफ्टी डिपार्टमेंट के बगैर या सेफ्टी ऑफिसर्स के बगैर आप एक प्रोजेक्ट भी नहीं ले सकते, आप बिडिंग में भी नहीं जा सकते। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप जब आपने प्रोजेक्ट ले लिया है, जब कस्टमर को आपने अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और अपनी हायरार्की से सेटिस्फाई कर लिया है, तो अब आपकी रियल जॉब तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि कस्टमर ने तो आप पे ट्रस्ट कर लिया है, उसने आपको काम दे दिया है। अब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हो, आप ऑयल रिग साइट मैनेज करने जा रहे हो, आप अब रिफाइनरी के रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन और इस तरह के सारे प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक उन्हीं चीजों को प्रूव करते हो जो आपने बिडिंग में हाईलाइट किए। तो पता चला कि असली जॉब तो शुरू ही सेफ्टी की प्रोजेक्ट लेने के बाद होगी। जब आप प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, शुरू करेंगे। अब इसी तरह नेगेटिव कल्चर का इंडिकेटर देखें तो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन कि सेफ्टी इज नॉट कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग एट एनी लेवल, कि जितने मर्जी डिसीजन ले रहे हैं सेफ्टी को डिस्कस नहीं किया जा रहा। एक और एग्जांपल अगर लें
पॉजिटिव कल्चर की, पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। ऐसा नहीं कि आप बार बार कहेंगे तो वो सेफ्टी पे अमल करेंगे, बल्कि दे नो कि सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी कंपनी में अगर आप सेफ्टी मैनेजर हैं या सेफ्टी सुपरवाइजर हैं या सेफ्टी इंजीनियर हैं या सेफ्टी एडवाइजर हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं, देखें आपकी एब्सेंस में एम्प्लॉइज कितनी सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, कितने सेफ्टी को इज्जत दे रहे हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस है। अगर हर बंदा सिर्फ आपकी प्रेजेंस में जब आप विजिट कर रहे हो तभी सेफ्टी फॉलो कर रहा है, तो फिर ये आपका एज अ सेफ्टी लीडर एक टेरिबल फेलियर है। आप इसको एग्री करें ना करें, दैट्स अप टू यू। लेकिन ये जो आपकी रियल परफॉर्मेंस है वो आपकी एब्सेंस में, क्योंकि आप टोल बॉक्स मीटिंग्स करवा रहे हो, आप इंडक्शन दे रहे हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप पीपीस प्रोवाइड कर रहे हो, आप इंटरनल ऑडिट सेफ्टी के कर रहे हो, आप हर लिहाज से डे टू डे इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन में हो। लेकिन उसका जो आउटकम है वो आपकी एब्सेंस में एवेल्यूट होना जरूरी है, ताकि प्रेजेंस में तो देखिए हर बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा कैमरा लेके आ गया, इसने पिक्चर ले लेनी है, फाइन लगा देगा, मुझे कोई वार्निंग लेटर इश्यू करवा देगा। तो वो आपके थ्रेट में, आपके काइंड ऑफ जस्ट बाय कंसिडरिंग यू आर लाइक अ पुलिस, तो वो एक्टिंग कर लेगा 10-15 मिनट की। लेकिन जब आप वापस अपनी ऑफिस आ जाएंगे देन ही विल सिंपली डैम केयर कि आपने क्या सेफ्टी सेफ्टी लगाई है। तो आप आपके अंदर इतना कैलिबर होना चाहिए कि आप वाकई में चेंज एम्बेसडर बने, आपके अंदर इतनी कन्विंसिंग पावर हो और आप माइंड चेंजर हो कि आप वाकई में अगले बंदे को रियलाइज करवा सकें कि यार मैं नहीं आना चाह रहा 8 घंटे, मैं कैसे आपको 8 घंटे वॉच कर सकता हूँ। तो आप खुद अपने एरिया के सेफ्टी मैनेजर क्यों नहीं बन सकते? क्यों चाहते हो कि मैं ही आके बार बार बताऊं कि आपके पीपीस किधर हैं, आपने ये सफाई क्यों नहीं रखी हुई, आपने ये केमिकल यहाँ क्यों रखा हुआ है, आपने टूल्स जो है डिफेक्टिव क्यों यूज कर रहे हो बार बार। आप अगर ये चाहते हो कि मैं ना बताऊं, तो फिर आप खुद अपनी सेफ्टी ऑनरशिप, जो आपकी प्रोसेस ऑनरशिप है या एरिया ऑनरशिप जो है, एज अ सेफ्टी मैनेजर एक्सेप्ट कर लो कि आप अगर वेल्डर हो तो सेफ वेल्डर बन जाओ, अगर आप क्रेन हो तो सेफ क्रेन ऑपरेटर बन जाओ, अगर आप फोकलिफ्ट ऑपरेट कर रहे हो तो सेफ फोकलिफ्ट ऑपरेटर बन जाओ। तो नो बडी विल आस्क, बल्कि आपकी एग्जाम्पल दी जाएंगी कि यार ये बंदा बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, इसकी वजह से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कोई ना खुद मतलब इंजरी में आया ना किसी को नुकसान दिया। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपको वॉच ना करे बार बार, मतलब ये चीजें ना करे, तो देन कन्विंस योर एम्प्लॉइज कि प्लीज रियलाइज दैट योर सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये चीज आपकी जॉब को भी इजी कर सकती है। नो, ऑल वर्कर्स आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। देखिए एडिक्शन हो जाती है, अगर 90 बंदे गलत हैं तो बाकी 10 का सही रहना भी बड़ा मतलब इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो डायनामिक्स हैं, अगर मेजोरिटी गलत चल रही है, अगर हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, तो फिर वो जो 10 बंदे बेचारे अच्छे भी आ गए हैं ना, वो भी उस कल्चर से बच नहीं पाएंगे। बड़ा मुश्किल है कि इतना मेंटली कोई स्ट्रांग हो कि जो अ, मतलब उस सारे 90% जो नेगेटिव कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं उसको इग्नोर कर सके और उनके इम्पैक्ट से बच सके, तो आई होप गाइस ये वीडियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे रही होगी कि हम किस तरह, जैसे मैंने आपको सारे इंडिकेटर्स बताए हैं, और अगर आपने डेटाबेस एनालिसिस करनी है, असेस करना है किसी भी कंपनी के कल्चर को, तो सबसे पहले आप एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड देखिए कि पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में, या एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर कितने एक्सीडेंट हुए इस कंपनी में, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन एक्सीडेंट्स को कैसे उनकी रूट कॉज एनालिसिस निकाले गए, कैसे करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए, कितना सीरियस लिया गया ताकि दोबारा ये एक्सीडेंट ना हो। तो इस डाटा से भी आप असेस कर सकते हैं कल्चर को। इसी तरह सिकनेस रेट आप दे सकते हो कि आए दिन कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग एब्सेंटिज्म एब्सेंटिज्म का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, स्टाफ टर्नओवर, इसी तरह कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। अब डिफरेंट लेवल पे डेली डे टू डे रिपोर्टिंग हो रही होती है अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस की। इवन स्टॉक वर्क अथॉरिटी प्रोग्राम चल रहा होता है। तो आपका जो डाटा है ये सारा आप असेस कर सकते हो, फर्स्ट एड केसेस तक आप सारे
एवेल्यूएट कर सकते हो। और जो वर्कर कंप्लेंट्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू कंडीशंस, कि अगर वर्कर्स ही कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि जी हर तरफ अनसेफ कंडीशंस हैं, तो ये जो डाटा है ये भी आपको हेल्प आउट कर रहा है टू असेस द कल्चर ऑफ दैट कंपनी, कि सेफ कल्चर है या अनसेफ कल्चर। अब ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स है ना, ये बेसिकली देखिए, मतलब जैसे हम अक्सर कहते हैं जी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह अगर मेजोरिटी एक कंपनी में नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठी हुई है तो वो आपको भी पॉजिटिव नहीं चलने देंगे। इसकी एग्जांपल्स आप किसी कंट्री में ले लें, किसी मतलब बड़ी टॉप एग्जांपल्स हैं कि अगर एक अच्छा लीडर किसी कंट्री को मिल गया है तो उसने वाकई में 5-10 सालों में कल्चर पे काम किया और पूरी कंट्री के फ्यूचर को बदल के रख दिया, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया कि वो जो लीडरशिप है वो इतनी कमिटेड है कि उन्होंने जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था लोगों में नेगेटिव चीजों का, उसको वाइप आउट किया है और इसलिए वो कंट्री कामयाब जा रहा है। दूसरी तरफ एग्जांपल ये है कि लीडर जितना मर्जी अच्छा आ गया लेकिन लोग ही बदलना नहीं चाह रहे, तो वो बेचारा लीडर जो है वो विश करने में आ जाता है। और इसकी एग्जांपल हम पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में भी ले सकते हैं कि वो जितनी मर्जी कोशिश चाहता था कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सिस्टम पे चीजों को लाइन अप करे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ब्रांड जो है वो एक पॉजिटिव एंड पे दोबारा से उभरे। लेकिन जब हम एज अ नेशन जो है एक इस चीज को बियर नहीं कर सके तो इट्स रियली हार्ड। और अब आज इमरान खान जिस सिचुएशन में वी ऑल नो, और ये होता है जो बुरा सिस्टम है वो अच्छे लोगों को हमेशा पंच बैक करता है। आई रिपीट अगेन कि बुरे सिस्टम में अच्छा बंदा हमेशा पिटता है, वो मतलब। और यही हिसाब कंपनीज में होता है कि अगर आप मतलब समझ लें कि अगर मेजोरिटी आप ऐसी कंपनी में चले गए जहां मेजोरिटी जो है वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है और वो सेफ्टी को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, और वहां पे आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट हो गए हो, तो डेफिनेटली इट वुडंट बी इजी फॉर यू टू कन्विंस दैम। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उन लोगों को बदलना, उनके माइंड्स को बदलना। इसलिए ये इनकरेजमेंट है कि आप जब भी अपनी जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट करें तो उस कंपनी का को अवेल्यूट जरूर कर लें कि वो कंपनी कहाँ खड़ी है और क्या आप उन चैलेंजेस में से गुजर सकते हो। वैसे तो मेरा मानना ये है कि असली मजा ही वहां पे है कि जहाँ पे चैलेंजेस ज्यादा है और आप अपनी जो सेफ्टी लीडरशिप है उसको टेस्ट कर सकते हो कि चलें जी, लेट्स ट्राई, लेट्स सी कि आप अपने हिस्से का दिया जला के किस तरह पूरी कंपनी को एक सेफ कल्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट इजी, बट इम्पॉसिबल भी नहीं। तो अब एंड पे मैं एक एक्सरसाइज 3.1 की जरूर आपको देना चाहूंगा, ये जब भी आपको टाइम मिले इस पे रिसर्च करें। इस सेम क्वेश्चन अगर सिनेरियो के साथ लिंक करके IU1 के एग्जाम में भी आ जाता है जो कि ओपन बुक एग्जाम है, और आप रिसर्च करके सारा पूरी समरी पूरी दुनिया के नॉलेज को फिल्टर करके जो डायमंड वर्ड्स हैं वो निकाल सकते हो, लेकिन लिखने आपने अपने वर्ड्स में कॉपी पेस्ट की गलती कभी ना कीजिएगा। व्हाट फैक्टर्स कुड रिजल्ट इन द डिटोरिएशन ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हेंस सेफ्टी परफॉर्मेंस। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अ, खराब कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, और उसकी सेफ्टी परफॉर्मेंस आप कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप एक्सरसाइज है, आपने फैक्टर्स को हाईलाइट करना है, जैसे आपने स्टडी किए भी हैं कि ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये नेगेटिव हैं, लेकिन इसको फर्दर इन डेप्थ अपनी रिसर्च में लेके जाएं और कमेंट में इसका आंसर अपने वर्ड्स में, इफ यू बिलीव यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। और जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो कि बड़ा जरूरी है। तो चाहे आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर फ्यूचर में जहां भी काम करोगे, आपको कई रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, कई इस तरह के सिनेरियोज डे टू डे क्वेश्चन की सूरत में आपके सामने आ रहे हो जिनका आंसर आपको देना पड़ता है। So stay tuned for video number 8. इंशाल्लाह we will be discussing improving health and safety culture, हम कैसे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे इंप्रूव करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ट्रेनिंग जोन चैनल पे भी आप लोगों की मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, सक्सेस स्टोरीज की वजह से आई एम गेटिंग मोटिवेशन टू इन्वेस्ट मोर टाइम एट ट्रेनिंग जोन। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।